हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। आज हम स्पेक्ट्रम के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। और इसके अंदर हम डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की बात करेंगे कि किस तरीके से जो मुगल्स हैं वो डिक्लाइन होते हैं, क्या वजह है मुगलों के ख़त्म होने की। क्योंकि देखो, ब्रिटिशर्स के बढ़ने की यानी कि ब्रिटिश राज की भारत के अंदर एक मुख्य वजह ये है कि उस समय जो मुगल इरा था वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहा था। मुगलों का वीक होना और ब्रिटिशर्स का मजबूत होना, ये एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। इसलिए हमें ब्रिटिश इंडिया पढ़ने से पहले मुगल क्यों डिक्लाइन होते हैं उनके बारे में जानना अनिवार्य है। देखिए, जो मुगल है उनको दो तरीके से आप लोग डिवाइड कर दीजिए। एक तो जो मुगल्स हैं, ठीक है, और एक इस तरीके से होते हैं जिन्हें हम लेटर मुगल कहते हैं, जो काफ़ी वीक माने गए हैं। जो मुगल होते हैं वो आपके बाबर से लेके और आप कह सकते हैं औरंगजेब तक, बाबर से औरंगजेब तक काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी डिप्लोमेटिक, काफ़ी मैं कहूँगी शक्तिशाली राजा ये लोग प्रूव हुए हैं। और इसके बाद औरंगजेब के बाद से लेके यानी कि 1707 से लेके और 1857 तक बहादुर शाह जफर, 1707 में थे बहादुर शाह, ठीक है, और 1857 में थे बहादुर शाह जफर। इनका जो टाइम पीरियड है, बहादुर शाह जफर, इनका जो टाइम पीरियड है, इनको लेटर मुगल के नाम से जानते हैं। जो मुगल आए हैं वो 1526 में बाबर से लेके 1707 तक औरंगजेब तक रहे हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इस समय आप देखोगे कि एक छोटी सी जगह से लेके ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के ऊपर भारत का राज हो जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से जो औरंगजेब पूरे भारत को मुगल के अंडर लेके गए थे, ये जो लेटर मुगल है अपने वीक एम्पायर की वजह से, अपनी वीक डिप्लोमेसी की वजह से, अपनी वीक स्ट्रेंथ की वजह से किस तरीके से पूरे मुगल एरिया को श्रिंक कर देते हैं। तो एक झलक मैं आपको दिखा दूं। जिस समय तक जो आप देखोगे 1530 में जब डेथ ऑफ बाबर हो रही है, तो ये इतना एरिया जो है आप देख रहे हो, इसके अंदर पेशावर, लाहौर, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, बिहार तक यानी पटना तक, ये पूरा एरिया मुगलों के अंडर था जिस समय बाबर की डेथ हुई है। फिर जब अकबर की डेथ हुई है 1605 में, आप देखो ये वाला एरिया भी अकबर ने अपने अंडर ले लिया। मतलब ये पूरा एरिया अब मुगलों के अंडर आ चुका था, ठीक है। इधर बंगाल, उधर कंधार, काबुल, पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं ये। और जब औरंगजेब आता है, मतलब जिस समय औरंगजेब मरा है, तो वो डेक्कन के अंदर भी पहुंच चुका है। ये सारा एरिया भी मुगलों के अंडर है। यानी कि आप बिल्कुल नीचे का ये टिप को छोड़ दो अगर, तो पूरा ही भारत मुगल एम्पायर के अंडर था। कब तक? 1707 तक। और फिर उसके बाद धीरे धीरे कैसे डिक्लाइन होता है आप यहाँ भी देखोगे। ये औरंगजेब से पहले का है, ठीक है, जब तक औरंगजेब नहीं आए थे। बाकी जो लोग थे मुगल एम्पायर 1605 तक, इस पिंक वाले एरिया से देख रहे हो। फिर ये पर्पल, औरंगजेब ने खुद अपनी स्ट्रेंथ से पर्पल एरिया और इसमें ऐड कर दिया। और औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर होंगे वो इसको श्रिंक करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें आज की क्लास में समझनी है। उससे पहले आपकी स्पेक्ट्रम क्या कहती है वो हम देख लेते हैं। 18th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है वो मुगलों के डिक्लाइन को बताने लग जाता है। यानी कि 1707 के बाद ही, फर्स्ट हाफ से ही मुगल जो है वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। लगभग 2 सेंचुरी तक ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहे, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हो 1526 से लेकर 1707, लगभग 200 साल, दो सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे। जब तक औरंगजेब का राइन रहा, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, सिग्निफिकेंटली मुगल रूल जो है वो अच्छा रहा। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, इसके बाद जो पॉलिसीज़ हैं वो वीक होने लग जाती है। लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं मुगलों में आपस में ही। वॉर ऑफ सक्सेशन की अब गद्दी पे कौन बैठेगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं था यहाँ पे कि बेटे को ही राजगद्दी मिलेगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, कभी नोबल्स का राज चलता आ रहा है। नोबल्स कौन थे? जो राजा के अंडर काम कर रहे थे ना, वो लोग पावरफुल होते जा रहे थे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है। बहुत सारे वीक रूलर्स जो है वो राजगद्दी पे बैठने लगे थे। ये वीक रूलर्स पपेट की तरह काम करते थे, क्योंकि ये खुद नहीं बने हैं, अपनी ताकत से नहीं बने हैं, इनको कोई और व्यक्ति राजा बना रहा है। खुद को तो प्राइम मिनिस्टर का पद दे देंगे जो लोग राजा बना रहे हैं, जो किंग मेकर का रोल निभाएंगे, और इनको एज अ कठपुतली, एज अ पपेट रूलर बना देंगे।
क्या वजह थी कि औरंगजेब के बाद इतने ज्यादा हालात खराब हो गए थे, इसको समझना एक बार आप लोग। जो मैप मैंने आपको दिखाया था, हम यहीं से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, औरंगजेब जिस समय आता है अपनी कुर्सी पे, उस समय यानी कि अकबर की मृत्यु के बाद आप कह लो, जब औरंगजेब आता है, इतना एरिया मुगल एम्पायर के अंडर होता है। अब औरंगजेब क्या करता है, इस दिल्ली की राजगद्दी को छोड़ के लगभग 25-30 साल वो डेक्कन के अंदर आ जाता है। लगभग 25-30 साल वो डेक्कन के अंदर आ जाता है। यहाँ पे जो सुल्तान ऑफ गोलकुंडा है, सुल्तान ऑफ गोलकुंडा हैदराबाद रीजन के अंदर मैंने आपको बताया था, और जो सुल्तान ऑफ बीजापुर है, मेनली इनसे इनकी लड़ाई चल रही है। ये चाहते हैं कि डेक्कन भी हमारे अंडर आ जाए। तो लगभग 25 से 30 साल तक जो औरंगजेब है वो यहाँ पे अपना फोकस किए हुए हैं, दिल्ली छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं डेक्कन को अपनाने के लिए। अब पीछे से देखो क्या होगा। दिल्ली के अंदर जो किंग के अंडर लोग थे, यानी जो नोबल्स थे, अलग अलग पोस्ट पे थे, छोटी छोटी पोस्ट पे थे, वो पावरफुल होते जा रहे हैं, क्योंकि अब राजा तो वहां है नहीं, तो उनको स्पेस मिल गया, वो लोग पावरफुल होते जा रहे हैं। और ये इतने पावरफुल हो जाएंगे, एक समय आएगा ये नोबल ही राजा को मरवाना स्टार्ट कर देंगे। फिर जो हमारा ये वाला रीजन है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस है, इसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली की सीट पे तो कोई राजा बैठा ही नहीं। तो अब वो जो नादिर शाह वगैरह जो लोग हैं, ईरान से, पर्शिया से, अहमद शाह अब्दाली जैसे लोग कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे अटैक करेंगे। ठीक है, दूसरी वजह औरंगजेब के बाद वीक पड़ने की मुगल एम्पायर। तीसरी वजह, इस राजगद्दी पे कौन बैठेगा वो लड़ाई चल रही है, वॉर ऑफ सक्सेशन, क्योंकि क्लियर कोई सक्सेशन की पॉलिसी नहीं थी। जो एक दूसरे को मार के राजगद्दी पे बैठता था, बैठ जाता था। अब तुम ये सोचो, लगातार 25-30 साल तक यहाँ पे इनसे लड़ाई कर रहे हैं जो ये औरंगजेब है। अब लड़ाई के अंदर ड्रेन ऑफ वेल्थ तो होगा ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ तो होगा, पैसा तो लगेगा। तो जो तिजोरी का पैसा है मुगल दरबार का, वो जाता जा रहा था। फिर व्यापार पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, कोई ट्रेड नहीं हो रहा, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा इस एरिया के अंदर। तो क्यों भाई? क्योंकि सबको पता है लड़ाई चल रही है, जहां लड़ाई नहीं चले, जहां लड़ाई चल रही है वहां पे वैसे ही ट्रेड नहीं रहेगा। तो ये इतनी सारी वजह थी कि औरंगजेब अपनी डेक्कन के अंदर अपने आप को बढ़ाने के लिए, इसी को ही क्या कहा जाता है, डेक्कन अल्सर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा गया? डेक्कन अल्सर भी कहा गया। ये डेक्कन एक अल्सर की तरह, एक घाव की तरह मुगल एरिया को खा जाता है, क्योंकि औरंगजेब का सारा ध्यान यहाँ हो जाता है, और इस वजह से ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। पीछे से नोबल मजबूत हो रहे हैं, ये एरिया जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये वीक पड़ गया, कोई भी यहाँ से आके अटैक कर रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ट्रेड हो नहीं रहा है, फिर सक्सेशन की लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे एक साथ हो रही है। फिर जो आपके औरंगजेब है, उसकी कुछ पॉलिसी ऐसी थी, इन्होंने क्या कर रखा था, औरंगजेब जो थे कट्टर मुसलमान थे, हिंदू के अगेंस्ट थे, तो ये जजिया लेते थे। जजिया कर आपने सुना होगा, काफी जजिया कर लेते थे, जजिया टैक्स लेते थे। जजिया टैक्स क्या था? जो नॉन हिंदू थे उनको पिलग्रिमेज टैक्स देना पड़ता था, मंदिरों में जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। तो औरंगजेब क्या करते थे, यानी कि हिंदू इनके अगेंस्ट हो रहे थे, तो उधर जो नोबल्स लोग थे, उनके कुछ ऐसे नोबल्स थे जो हिंदू की तरफ थे। ठीक है, तो वो लोग भी औरंगजेब को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो औरंगजेब की कुछ पॉलिसी कैसी थी? रिलीजियस इनटॉलरेंस जैसी थी। रिलीजियस इनटॉलरेंट थे, ये सहन नहीं कर पाते थे किसी दूसरे धर्म को, सिर्फ हिंदुओं को ही, मतलब सिर्फ मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम थे ये, और जजिया टैक्स वगैरह ये लेते थे। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने औरंगजेब के बारे में जान ली। अब इससे लिंक करते हुए हम चीजों को आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जब औरंगजेब चले जाते हैं तो एक समय आएगा 1719 से लेके 1748 तक। वैसे तो क्या होगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ना कोई राजा 2 साल के लिए, कोई 4 साल के लिए, कोई 4 महीने के लिए भी आता है। ठीक है, कोई 3 महीने के लिए, मतलब छोटे छोटे एम्पायर, छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए आते हैं। लंबे टाइम पीरियड के लिए केवल एक राजा आएगा, और उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह। वो आया तो, लेकिन बहुत ज्यादा एफिशिएंट वो नहीं था। मोहम्मद शाह के टाइम पे आप देखोगे सच में जो एरिया है वो श्रिंक होने लगता है। इससे पहले औरंगजेब के बाद, मोहम्मद शाह से पहले बहुत सारे रूलर आए, लेकिन किसी ने भी एरिया श्रिंक नहीं होने दिया। पैसा तो गया तिजोरी से बहुत सारा, लेकिन एरिया श्रिंक नहीं हुआ। लेकिन मोहम्मद शाह वो एक ऐसा रूलर था जिसने 29 साल तक राज किया औरंगजेब की मृत्यु के बाद, लेकिन इसी के ही एरिया में, इसी के ही टाइम में सबसे ज्यादा एरिया श्रिंक होता है।
इसके टाइम पे क्या होगा, बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाते हैं, जैसे हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो जाता है, बंगाल इंडिपेंडेंट हो जाता है, सादत खान अवध को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, पंजाब इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसके ऊपर अहमद शाह अब्दाली कब्जा कर लेगा। ठीक है, फिर मराठा जो है उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, बहुत सारे लोकल चीफ, बहुत सारे मतलब जो नॉबल्स थे वो लोग अब पावरफुल होने लग जाते हैं। ये सारा काम मोहम्मद शाह के टाइम पे होगा। ठीक है, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अभी आपको बेस समझ आ गया होगा। मुगलों के सामने चैलेंज क्या थे, एक्सटर्नल चैलेंज क्या क्या थे इसको देखना। एक्सटर्नल चैलेंज क्या क्या थे मुगलों के सामने। इंटरनल स्ट्रेंथ तो रही नहीं थी औरंगजेब के बाद, आपस में ही लड़ रहे हैं कौन गद्दी पे बैठेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल चैलेंज की तरफ ध्यान ही नहीं गया। बहुत सारे इन्वेजन नॉर्थ वेस्ट से होते गए, मैंने आपको बताया ना कि सारा ध्यान दक्कन की तरफ था औरंगजेब का, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद सारा ध्यान दिल्ली दरबार के ऊपर था कि इसकी सीट पे कौन बैठेगा। नॉर्थ वेस्ट से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा इसको कोई देख ही नहीं रहे है, तो बहुत सारे इन्वेजन हो जाते हैं नॉर्थ वेस्ट से। लेटर मुगल ने नॉर्थ वेस्ट वाले बॉर्डर को नेग्लेक्ट ही कर दिया था, और वहां पे प्रोटेक्शन के लिए कोई खर्चा वो कर ही नहीं रहे हैं। एफिशिएंट पॉलिसी किसी की भी नहीं थी। कौन कौन आता है, नादिर शाह। नादिर शाह पर्शिया का यानी ईरान का एम्परर था, राजा था। 1738-39 में उसने भारत पे अटैक किया। ठीक है, उसने मुगल आर्मी को इन द बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ करनाल होती है, इसको आगे मैं आपको फिर से बताऊंगी, बैटल ऑफ करनाल 1739 13 फरवरी 1739 में बैटल ऑफ करनाल होता है, और इन्होंने मुगल की आर्मी को डिफीट कर दिया था। और ये कब का टाइम है, ये मोहम्मद शाह का ही टाइम है। आप यहाँ देखना मोहम्मद शाह कब से कब तक बैठे हैं, 1719 से 1748, तो इसी के ही बीच 1739 का समय आएगा जब नादिर शाह आएंगे, बैटल ऑफ करनाल में मोहम्मद शाह को हरा देंगे। ठीक है, मोहम्मद शाह को हरा के दिल्ली लूटते हैं, मोहम्मद शाह को जेल में बंद कर देते हैं, दिल्ली को लूटते हैं, बहुत सारा यहाँ पे डिवास्टेशन करते हैं, हमारा पीकॉक थ्रोन ले जाते हैं, कोहिनूर हीरा ले जाते हैं, साथ में 70 करोड़ रुपए, उस समय सोचो 70 करोड़ ऑफिशियल ट्रेजरी से ले गए। नादिर शाह ने मुगल टेरिटरी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और इंक्लूडिंग काबुल, ये जो एरिया देख रहे हो ना आप, जो एक समय में ये जो एरिया है ये काबुल है, यहाँ पे ये किसके अंडर था, मुगल एम्पायर के अंडर था, और इस एरिया के ऊपर अब नादिर शाह ने अपना इन्वेजन कर लिया। ठीक है, इस एरिया पे नादिर शाह ने अपना इन्वेजन कर लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब नादिर शाह मर जाता है, नादिर शाह मरता है 1747 में, इसके बाद इसका सक्सेसर आता है पर्शिया ईरान में, कौन, अहमद शाह अब्दाली। पानीपत मूवी देखी होगी तो जो संजय दत्त का रोल है वो अहमद शाह अब्दाली है। ठीक है, इनको दुर्रे दुर्रानी कहते थे। देखो अहमद शाह दुर्रानी, दुर्रे दुर्रानी का मतलब क्या होता है, पर्ल इन पर्ल्स, पर्ल इन पर्ल्स, मोतियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट मोती, दुर्रे दुर्रानी कहते थे अहमद शाह अब्दाली को। 1747 में जो नादिर शाह है उनकी डेथ होती है, और उनके सक्सेसर के रूप में अहमद शाह अब्दाली आते हैं। ठीक है, अब इन्होंने 1748 से 1767 तक भारत पे बहुत सारे लगभग 7 बार भारत के ऊपर अटैक किया। हर बार आते कुछ और कदम आगे बढ़ के जाते हैं। पहला जो अभी इनका इन्वेजन होता है 1758 में, इस इन्वेजन में दुर्रे दुर्रानी हार जाते हैं। जो मोहम्मद शाह थे उन्होंने इनको हरा दिया था पहले बैटल के अंदर। ठीक है, लेकिन दूसरा जब इन्वेजन होता है, तीसरा इन्वेजन होता है, लगातार हर इन्वेजन में धीरे धीरे भारत की ओर गहराई के अंदर ही आते रहते हैं। 1751-52 में इन्होंने पंजाब को कैप्चर कर लिया। 1757 में अब्दाली ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। ठीक है, अफगान बिहाइंड एन अफगान केयर टेकर टू वॉच ओवर द मुगल एम्परर, और यहाँ पे मुगल दरबार के अंदर अपना एक सिपाही छोड़ गए, या मान लो अपना एक मैं कहूँगी अपना एक चमचा छोड़ गए। ठीक है, अब्दाली ने आलमगीर टू को मुगल दरबार का राजा बना दिया। नजीबुद्दौला को, जो जिसने रोहिलखंड बनाया था, नजीबुद्दौला रोहिल्ला चीफ, इसको मीर बख्शी बना दिया। मीर बख्शी कौन होते थे, आर्मी कमांडर। ठीक है, ये अब्दाली चला जाता है वापस, आगरा वगैरह लूट के भारत में 1757 में आगरा वगैरह लूट के वापस चला जाता है, लेकिन जाते जाते आलमगीर टू को मुगलों का राजा बना गया और नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बना के चला जाता है। अब क्या होता है, दूसरी तरफ जो मराठा लोग हैं, मराठा में जो सदाशिव बाहू है, सदाशिव राव है, वो अपनी कुर्सी पे होते हैं। ठीक है, रघुनाथ राव, सदाशिव राव वो कुर्सी पे होते हैं।
सदाशिवराव कौन था? आर्मी कमांडर, आर्मी कमांडर। पानीपत मूवी में देखोगे आप, आर्मी कमांडर। जो मेन हीरो दिखा रखे हैं ना संजय दत्त के अगेंस्ट, वो सदाशिवराव है। और रघुनाथ राव उस समय पेशवा होते हैं, रघुनाथ राव पेशवा होते हैं, वो जिसकी प्रोटेक्शन करता है सदाशिवराव। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, नजीबुद्दौला को, क्योंकि मराठा पावर पे हो रहे हैं, नजीबुद्दौला को, जिसको आर्मी कमांडर बना के गए हैं अहमद शाह अब्दाली, उसको हटा देते हैं, उसको भगा देते हैं रघुनाथ राव। मराठा लोग उसको भगा देते हैं और पंजाब को खुद कैप्चर कर लेते हैं। 1759 में अहमद शाह अब्दाली फिर आते हैं कि तुमने नजीबुद्दौला को कैसे हटा दिया, मैं इसको बिठा के गया हूं, तुमने पंजाब कैसे कैप्चर कर लिया, मराठा से बदला लेंगे। 1761 में पानीपत का बैटल होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और जो अब्दाली है, अब्दाली डिफीटेड द मराठा, मराठा को डिफीट कर देते हैं, और 1767 में अब्दाली का लास्ट इन्वेजन होता है। ठीक है, तो ये हमने अब्दाली और नादिर शाह के बारे में देख लिया। अब एक क्वेश्चन आया था आपका 2016 में, आई थिंक मेंस में, कि पानीपत के अंदर ही ये बैटल क्यों लड़ी गई, जो पानीपत की 3 बैटल है वो पानीपत में ही क्यों लड़ी गई, उसकी वजह आपके इसके अंदर दे रखी है, स्पेक्ट्रम में दे रखी है। क्या कहता है उसको देखो। पानीपत और उसके एडजेसेंट रीजन कहाँ है? प्रेजेंट डे हरियाणा में है, नियर दिल्ली, यमुना के बैंक पे। बहुत फर्टाइल प्लेन है गंगा इंडस रिवर का। ठीक है, बिटवीन फर्टाइल प्लेन, गंगा इंडस, यमुना और गंगा के बीच के फर्टाइल प्लेन पे ये पानीपत है। ठीक है, फर्स्ट बैटल पानीपत 1526 में होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर जीत जाते हैं और मुगल एम्पायर की शुरुआत करते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में होती है अकबर और हेमू के बीच। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होती है, जिसमें अब्दाली जीतता है, मराठा हारते हैं। ठीक है, और मराठा का जो एम्बिशन है वो, मराठा यहाँ से वीक होने लग जाते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से। पानीपत के अंदर ही क्यों ये बैटल लड़ी गई? क्योंकि पानीपत एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, दिल्ली के पास है, दिल्ली में मुगल दरबार था, दिल्ली के पास है। दूसरी तरफ एक कन्फ्रंटेबल स्ट्रेटेजिक ग्राउंड है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ऐसा नहीं है बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे घने जंगल है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन एरिया है ये। यहाँ पे प्लेन एरिया की वजह से जो कैवेलरी मूवमेंट है वो बहुत आसानी से हो सकती है, पहाड़ नहीं है, फ्लैट ग्राउंड है बिल्कुल। ठीक है, फ्लैट ग्राउंड है, इस वजह से जो वेपन्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो आसानी से हो सकता है, मिलिट्री को फूड सप्लाई आसानी से की जा सकती है। फिर जीटी रोड बन गया था, ग्रांड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी ने बना दिया था 1540 से 45 में, जिससे रूट और ज़्यादा इजी हो गया। ठीक है, मॉनसून जो है कहीं पे बहुत ज़्यादा आता है, कहीं पे बहुत कम आता है, लेकिन पानीपत के अंदर बहुत कम टाइम के लिए मॉनसून रहता है, तो बारिश भी परेशान नहीं करेगी। यहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिसंस और स्मिथ हैं जो वारफेयर के लिए, लड़ाई करने के लिए बहुत अच्छे हथियार बना देते हैं। तो ये भी एक वजह थी कि पानीपत के अंदर ही पानीपत की बैटल लड़ी गई। तो आप देख सकते हैं 3 पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट, 6 पॉइंट पानीपत की बैटल पानीपत में ही क्यों लड़ी गई, तो पानीपत की फेवर में ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे। ठीक है, अब आप देखना एक बात को, ये मैं आपको मैप समझा चुकी हूँ। ठीक है, कि कैसे मुगल एम्पायर फैलता है। और जिस समय 1707 में जब चले जाते हैं औरंगजेब, एक समय था पूरा औरंगजेब के टाइम में यहाँ तक पूरा आपका मुगल दरबार है, और बाद में आप देखो केवल इतना सा क्षेत्र जो ये रेड वाला देख रहे हो, ये मुगल दरबार है, यहाँ पे सारे मराठा बैठ गए हैं। ठीक है, कहीं पे हैदराबाद उठ गया है, कहीं पे कुछ और जगह उठ गई है, अवध बन गया है, अलग अलग क्षेत्र बढ़ने लगे हैं, इंडिपेंडेंट एरिया बनने लगा है। ठीक है, सब लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। देखो इधर पेशवा, होलकर, भोंसले, ये लोग बढ़ रहे हैं, शिंदे, ठीक है, यानी मराठा लोग पावरफुल हो रहे हैं। इधर सिख एम्पायर पावरफुल हो रहा है, राजपूत लोग यहाँ पे अलग होने लगे हैं, जाट लोग हैं, जाट है। ठीक है, ओद के अंदर अपना अलग इंडिपेंडेंट राज्य होने लगा है। इधर निजामुल मुल्क ने हैदराबाद बना लिया है। तो क्या हो रहा है, मोहम्मद शाह का जो राइन आता है ना, मोहम्मद शाह यानी कि लेटर मुगल के अंदर, तो पूरा जो आपका मुगल एम्पायर था वो फ्रेगमेंट हो गया। और इस मोहम्मद शाह इतना ज्यादा वीक था कि इसकी वीकनेस को देख के धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे राज्य इंडिपेंडेंट होने लगे, और पूरा मुगल एम्पायर जो है अब ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो आप देखना किस तरीके से एक समय था जब पूरे इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर फैला हुआ है, किस तरीके से वो इतने से एरिया के अंदर रह जाता है, और किस तरीके से पूरे भारत के टुकड़े हो जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर। अब आगे देखना,
औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबसे पहले बहादुर शाह 1 आते हैं, 1709 से लेकर 1712 तक रहेंगे। ये औरंगजेब के एल्डेस्ट सन है, 63 साल की इनकी उम्र है। इनका नाम था मुअज्जम। इनको बाद में टाइटल मिला है बहादुर शाह, ठीक है, और बहादुर शाह 1 तो और भी बाद में मिला है। इन्होंने अपने 2 भाई मोहम्मद आजम और काम बख्श को मार दिया था। जो खाफी खान थे उन्होंने इनको एक टाइटल दिया है शाह बेखबर। बेखबर रहते थे, इनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था, कहाँ पे क्या हो रहा है, शाह बेखबर। अब लड़ तो सकते नहीं है। अब इन्होंने क्या देखा कि आसपास इतने सारे लोग हैं, इधर जाट लोग बैठे हैं, इधर राजपूत लोग बैठे हैं, ठीक है, इधर मराठा लोग बैठे हैं, इधर सिख लोग बैठे हैं, बीच में ये दिल्ली आप देख रहे हो छोटा सा, है ना, यहाँ पे ये खुद बैठे हैं। तो इन्होंने क्या किया, अब लड़ने की ताकत तो इनमें है नहीं, क्योंकि औरंगजेब इतनी लड़ाई करके चले गए कि पैसा तो बचा नहीं है, लड़ने की ताकत इनमें है नहीं, बहुत ज्यादा एफिशिएंट ये है नहीं। इन्होंने क्या किया, पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाई। पैसिफिस्ट पॉलिसी क्या होता है, सभी से फ्रेंड बनाने की, कि आप मेरे दोस्त बन जाओ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम हमें नुकसान मत पहुंचाना। तो इधर तो हैदराबाद, ये तो बाद में बनेगा, चलो 1724 में बनेगा, अभी हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। देखो चारों तरफ कौन है, इधर राजपूत है, ऊपर सिख बैठे हैं, ठीक है, इधर नादिर शाह अटैक कर रहा था, इधर ये पेशवा लोग बैठे हैं, मराठा लोग बैठे हैं। तो अब आप देखो, इन्होंने सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया, पैसिफिस्ट पॉलिसी अपना ली, राजपूत को भी अपना बना लिया, और इधर जाट लोगों को भी अपना बना लिया, इधर पेशवा लोगों को भी अपना बना लिया, ठीक है। लेकिन सिख लोग इनकी नहीं माने। इस समय में गुरु गोबिंद सिंह थे। गुरु गोबिंद सिंह बहुत ज्यादा रेबेलियस थे इनकी तरफ, ठीक है, तो गुरु गोबिंद सिंह ने इनसे दोस्ती नहीं की, यानी सिखों से अभी इसको थ्रेट है, बहादुर शाह को सिखों से थ्रेट है। और क्या हुआ था, एक बात बताऊं मैं आपको कि 1689 में, क्योंकि मैंने कहा औरंगजेब काफी ज्यादा पावरफुल थे, तो मराठा के अंदर जो शाहू जी थे, मराठा के जो शाहू जी थे, उनको कैप्चर कर लिया था 1689 में, कैप्चर कर लिया था औरंगजेब ने, बंदी बना रखा था शाहू जी को। क्योंकि अब 1709 के अंदर ये पैसिफिस्ट पॉलिसी लेके आ रहे हैं, बहादुर शाह पैसिफिस्ट पॉलिसी लेके आ रहे हैं, मराठा से दोस्ती कर रहे हैं ये, तो इन्होंने शाहू जी को रिलीज कर दिया। इसलिए यहाँ पे बात लिखी हुई है कि शाहू द मराठा प्रिंस, उसको रिलीज कर दिया मुगल कैप्टिविटी से, ठीक है, राजपूत चीफ को से दोस्ती कर रहे हैं, इधर इन्होंने मराठा राजपूत जाट सभी से दोस्ती कर ली। टाइटल क्या क्या मिला है, शाह बेखबर, किससे, खाफी खान से, इसको याद रखना। अब इस समय गुरु गोबिंद सिंह की एक्सपायर हो जाते हैं, गुरु गोबिंद सिंह की डेथ हो जाती है, और गुरु गोबिंद सिंह के बाद बंदा सिंह बहादुर बैठते हैं सिख एम्पायर में, सिख गद्दी पे। और बंदा सिंह बहादुर भी बहुत ज्यादा रेबेलियस थे इनके तरफ, उन्होंने भी देखा गुरु गोबिंद सिंह ने जब दोस्ती नहीं की तो मैं भी नहीं करता, और उन्होंने इनसे लड़ाई की, ठीक है, मुगलों से लड़ाई की, मुस्लिम के ऊपर अटैक किया पंजाब के अंदर, और बहादुर शाह की डेथ हो जाती है 1712 में। 1712 में बहादुर शाह की डेथ हो जाती है। देखो बहादुर शाह जो है, यहाँ पे मोहम्मद शाह नहीं है गाइस, यहाँ पे बहादुर शाह है, बहादुर शाह है। बैटल ऑफ लोहगढ़ होता है 1711 में, एक तरफ बहादुर शाह है, ठीक है, और दूसरी तरफ सिख लोग हैं, बंदा सिंह बहादुर है। बहादुर शाह की लड़ाई होती है बंदा सिंह बहादुर से बैटल ऑफ लोहगढ़ में 1711 में, और इस लड़ाई में बहादुर शाह जीत जाते हैं, लेकिन टेम्परेरली सिख लोग टेम्परेरी हार जाते हैं। 1712 में फिर से बंदा सिंह बहादुर शाह से लड़ाई करेंगे, और जो ये लोहगढ़ का फोर्ट है उसको कैप्चर कर लेंगे। 1712 के अंदर ही जो बहादुर शाह है उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद गद्दी पे आएंगे जहांदार शाह। जहांदार शाह को राजा बनाने के लिए एक नोबल मदद करते हैं। देखो उस समय ना पार्टी बनी हुई थी, तुरानी पार्टी, ईरानी पार्टी, 4 पार्टीज बटी हुई थी। इन जैसे मुस्लिम्स के अंदर सेक्ट होते हैं ना, कोई शिया मुसलमान थे, कोई सुन्नी मुसलमान थे, कोई ईरानी पार्टी का था, कोई तुरानी पार्टी का था। मुस्लिम्स के अंदर ही 4 पार्टी बनी हुई थी, और ये पार्टी आपस में लड़ती रहती थी। तो उन्हीं में से ही एक पार्टी का मेंबर जिसका नाम था जुल्फिकार खां, क्या नाम है, जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान राजा के अंदर मुगल दरबार में एक नोबल था, नोबल मतलब राजा के अंडर काम कर रहा है। इसने जहांदार शाह की मदद की, और जहांदार शाह को राजगद्दी पे बिठा दिया। पहले जुल्फिकार खान ने जहांदार शाह की मदद की, और जो बहादुर शाह थे इससे पीछे वाले, उनको मरवाया 1712 में, और जहांदार शाह को अब राजगद्दी पे बिठा दिया। किसकी मदद से, जुल्फिकार खान की मदद से। जुल्फिकार खान खुद प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गए।
किंग के अंडर 3 पोस्ट होती थी, एक होती थी वजीर, एक होती थी मीर बख्शी, एक होती थी दीवान। वजीर को आप प्राइम मिनिस्टर समझो, मीर बख्शी को मिलिट्री चीफ समझो और दीवान को रेवेन्यू ऑफिसर समझो। तो जुल्फिकार खान खुद वजीर बन के बैठ गए। अब जुल्फिकार खान देख रहे हैं कि देखो भाई क्या हो रहा है। जुल्फिकार खान ये देख रहे हैं कि जो ट्रेड है वो तो ऑलमोस्ट खराब ही हो चुका है हमारा, ठीक है, और सबसे हमने पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाई है, पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाई है, तो थोड़े थोड़े लिबरल जागीर्स देने शुरू कर दिए। लिबरल जागीर्स क्या होते हैं कि जिससे भी खतरा होता था ना उसको छोटा सा जमीन का टुकड़ा देते थे मुगल लोग। लिबरल जागीर देनी शुरू कर दी, जिससे और ज्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ होने लगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा होने लगा। अब तिजोरी खाली होती जा रही है, उधर से नॉर्थ वेस्ट से अटैक भी होंगे। तो अब क्या किया इसने इस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जो जुल्फिकार खान थे, जो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं, उन्होंने इजारा सिस्टम स्टार्ट कर दिया। इजारा सिस्टम क्या था? एक व्यक्ति को, एक पर्सन को एक फार्म का, एक खेत का टुकड़ा दे दिया जाता है, एक फार्म दे दिया जाता है, और उसको, उस पर्सन को क्या कह दिया कि तुम यहाँ के इजारेदार हो। क्या हो? तुम यहाँ के इजारेदार हो। पर्सन को क्या कह दिया? ये खेत तुम्हारा और तुम यहाँ के इजारेदार हो। अब यहाँ पे जितने भी किसान काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरी लैंड तो मुगल एम्पायर के अंदर है ना, और यहाँ पे किसान काम कर रहे हैं, किसी एक पर्सन को इजारेदार बनाया और कहा इस जमीन के टुकड़े से एक फिक्स परसेंटेज हमें दे देना, बचा हुआ जितना भी हिस्सा है, जैसे कि मान लो आप 100 रुपए ले रहे हो तो इसका 10% हमें दे देना, आप 200 लो तो उसका 10% हमें दे देना, मतलब कि 10% आपकी आय का हमें दे देना, अब बचा हुआ बाकी तुम रखना। अब तुम कैसे भी करके इन किसानों से कितना भी वसूलो, हमें मतलब नहीं है, हमें एक फिक्स पैसा हमें दे देना, बाकी बचा हुआ तुम्हारा। तो जो ये इजारेदार लोग होते थे, आगे जमींदारी प्रथा देखोगे आप ब्रिटिश टाइम में, वो कुछ इसी तरीके की थी। ये इजारेदार किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे थे, ठीक है। तो पिजेंट्री इसके खिलाफ होने लगे थे, जुल्फिकार खान के खिलाफ होने लगे थे जो किसान लोग थे, क्योंकि बहुत ज्यादा सप्रेशन बढ़ गया था, बहुत ज्यादा ऑपरेशन बढ़ गया था पिजेंट्री का। तो ये इजारा सिस्टम था जो जहांदार शाह के टाइम में शुरू हुआ है, जुल्फिकार खान ने शुरू किया है फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। इसने जजिया को भी अबॉलिश कर दिया, क्योंकि पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनानी है ना, इन्होंने भी पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाई, किसी से लड़ाई नहीं की। फिर इसने जजिया को भी अबॉलिश कर दिया, क्योंकि ये हिंदुओं को भी खुश कर रखना चाहते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाना चाहते हैं, इन्होंने जजिया को भी अबॉलिश कर दिया। फिर इन्होंने मराठा से अब डर लग रहा है, क्योंकि मराठा जो है वो बहुत ज्यादा अपने पीक पे है, बहुत ज्यादा पावरफुल है इस समय, मराठा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, अभी आप देख रहे हो पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पे मराठा लोग बैठे हैं, इसको देखना, ये पूरा जो किंगडम है यहाँ पे मराठा लोग बैठे हैं, ठीक है। डेक्कन का ऑलमोस्ट एरिया जो है मराठा लोग अपने कब्जे में लिए हुए हैं। तो अभी मराठा से डर रहे हैं, क्योंकि लड़ने की तो ताकत थी नहीं इनके पास, पैसा खत्म हो जा रहा था। इन्होंने मराठा को क्या कहा, हम आपको चौथ और सरदेशमुखी देंगे, चौथ और सरदेशमुखी देंगे। चौथ क्या होता है? 1/4 और सरदेशमुखी है 1/10। चौथ किस लिए देते हैं? चौथ देखो, जो भी हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, जो भी हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, उस रेवेन्यू में से 1/4 हिस्सा आपका। किस लिए? बदले में आप हमारे ऊपर अटैक मत करना, आप हमारी प्रोटेक्शन करना, यानी प्रोटेक्शन मनी कह सकते हो आप चौथ को। और सरदेशमुखी देने लगे। सरदेशमुखी क्या था? डेक्कन की लैंड से जितना भी पैसा हमें मिलेगा, डेक्कन की लैंड से जितना भी पैसा हमें मिलेगा, उसका 1/10 हिस्सा हम आपको दे देंगे, ठीक है। क्योंकि मुगल लोग ये मान चुके थे। इससे क्या प्रूव होता है? चौथ और सरदेशमुखी से इससे 2 चीजें प्रूव हुई। आप प्रोटेक्शन मनी दे रहे हो मराठा को कि इतने पैसे ले लो, बदले में हमारे ऊपर अटैक मत करना, यानी मुगल खुद को वीक समझ चुके हैं। सरदेशमुखी दे रहे हैं, यानी डेक्कन की लैंड यूज करने के लिए हम अपने रेवेन्यू का 1/10 पैसा आपको दे रहे हैं, सरदेशमुखी दे रहे हैं। यानी कि मुगल लोग ये मान चुके हैं कि डेक्कन की लैंड मराठा एम्पायर की है। समझ रहे हो इस बात को? तो चौथ और सरदेशमुखी भी जहांदार शाह के टाइम पे स्टार्ट हो गए। 1713 में जहांदार शाह हार जाते हैं, आगरा के अंदर बैटल होती है, और फर्रुखसियार जो जहांदार के ही नेफ्यू है, जहांदार के ही भतीजे हैं, फर्रुखसियार जहांदार शाह को मार देते हैं। अगला राज आता है जहांदार शाह का। फर्रुखसियार का जो राज है 1713 से 1719 तक चलता है, जहांदार शाह की मृत्यु के बाद। इन्होंने जहांदार शाह को मारा किसकी मदद से? इसके टाइम में नोबल कौन है? इसके टाइम में किंग मेकर कौन है? सैयद ब्रदर।
पहले कौन था किंग मेकर? जुल्फिकार खान। लेकिन अब कौन है? सैयद ब्रदर। ये सैयद ब्रदर कौन है? सैयद ब्रदर दो भाई हैं, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खान ने फर्रुख सियार की मदद की जहांदार शाह को मरवाने में। फर्रुख सियार को राजा बना दिया, खुद पीएम बन गया, और हुसैन अली मीर बख्शी बन गया। इनको किंग मेकर कह रहे हैं। फर्रुख सियार नया एम्परर बन गया। उसने भी रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, उसने भी पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाई। इन्होंने भी जजिया को हटा दिया, पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिया। अब फर्रुख सियार बीमार हो जाते हैं 1717 में। जब बीमार हो जाते हैं, आप देख रहे हो ये वो समय ब्रिटिशर्स भारत में आ चुके हैं। जब बीमार हो जाते हैं तो ब्रिटिश लोग अपने डॉक्टर को इनको ठीक करने के लिए भेजते हैं। अब जब फर्रुख सियार ठीक हो जाता है तो फरमान लिख के दे देगा ब्रिटिशर्स को, और वो फरमान हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। इनको 10 तक का राइट दे दिया कि आप भी वो ट्रेडिंग पास जारी कर सकते हो, आप अपने किलाबंदी कर सकते हो, फोर्टिफिकेशन कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे ड्यूटी फ्री। तो इस तरीके से फरमान जारी करके दे दिया 1717 में ब्रिटिशर्स को। क्यों? फर्रुख सियार बीमार हो जाता है और ब्रिटिशर्स अपने डॉक्टर से फर्रुख सियार को ठीक करा देते हैं। फर्रुख सियार खुश होके उनको ये फरमान दे देते हैं जो भारत की बर्बादी का कारण बनते हैं। 1719 में देखो क्या होता है। 1719 में जो छत्रपति है, यानी आप कह सकते हो जो मराठा के सबसे बड़े पद पे बैठे हैं, वो है शाहू जी। और उस समय पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ। पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ। 1719 का समय बता रही हूं मैं। आप इसको इस तरीके से देखना, एक तरफ मुगल एम्पायर, ठीक है, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स का रोल मैंने आपको बताया। ये जो फर्रुख सियार है, फर्रुख सियार ने ब्रिटिशर्स को फरमान दे दिया है, ठीक है, और दूसरी तरफ मराठा वो ऊपर बढ़ रहे हैं, ऊपर तेजी से बढ़ रहे हैं। मराठा के अंदर कौन है? शाहू जी, ठीक है, और पेशवा कौन है इस समय? पेशवा है गाइस बालाजी विश्वनाथ। पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ। पेशवा आप ऐसे मानो मराठा के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। अब क्या हुआ? फर्रुख सियार को लोग भड़काने लगे। मैंने क्या कहा? 4 पार्टी थी, उनमें से जो बाकी पार्टी थी उन्होंने फर्रुख सियार को कॉन्स्पायर करना शुरू कर दिया, भड़काना शुरू कर दिया कि जो ये सैयद ब्रदर हैं ये तेरे हक में नहीं है, ये तेरी पावर छीनना चाहते हैं। सैयद ब्रदर को इस बात का पता लग गया कि फर्रुख सियार और लोगों के साथ मिलकर हमारे अगेंस्ट कुछ चाल चलने की सोच रहा है। सैयद ब्रदर ने बालाजी विश्वनाथ से हाथ मिलाया और कहा हम आपको कुछ प्रिविलेजेस दे देंगे, हम आपको एम्पायर में कुछ एक्सपेंशन दे देंगे, कुछ आपको हमारा क्षेत्र दे देंगे, आप हमारी मदद करो और फर्रुख सियार को मरवाओ। बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर दोनों ने ही फर्रुख सियार को राजगद्दी से हटाया, बाद में उसको मार भी दिया। ये पहली बार था जब किसी नोबल ने किसी राजा को मारा है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट मुगल हिस्ट्री दैट एन एम्परर वॉज किल्ड बाय हिज नोबल, जब किसी नोबल ने अपने राजा को मारा है, ठीक है। इसके बाद जब फर्रुख सियार मर जाता है, सैयद ब्रदर अब भी है, सैयद ब्रदर तो अब भी है ना, क्योंकि उन्होंने ही तो फर्रुख सियार को मरवाया है मराठा के साथ मिलकर। 2 पपेट रूलर आते हैं, एक का नाम है रफी उद दराजत, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड तक रहा ये, 28 फरवरी से लेकर 4 जून 1719 तक। टीबी की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रफी उद दौला आते हैं जून 6 टू सितंबर 17 1719 में। सैयद ब्रदर अभी भी किंग मेकर की तरह बैठे हैं। रफी उद दौला को टाइटल देते हैं शाहजहां II और इसको थ्रोन पे बैठा देते हैं, ठीक है, लेकिन इसको ओपियम की लत है, ये पूरा नशेड़ी बंदा है, इसको दीन दुनिया से कोई खबर नहीं, तो ये वैसे ही आदमी खत्म है ये, तो ये बंदा कुछ कर नहीं पाता है। इसके बाद सबसे बड़ा राइन आएगा मोहम्मद शाह का। यहाँ से गाइस स्टोरी और आगे बढ़ेगी, कुछ और मुगल एम्पायर है। मैंने आपको अभी तक समय बता दिया 1719 तक का। अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो अब ये मोहम्मद शाह का सफ़र से लेके आगे का पूरा सफ़र, अहमद शाह, आलमगीर II, शाहजहां II, शाह आलम II, ये सारा हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एक और बात, जो मैं ये आपको लिख के दे रही हूँ ना, जैसे ये आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे वाइट स्लाइड पे ऑलरेडी जो पेन से लिखा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, वाइट स्लाइड पे ऑलरेडी ये पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। ये जब मैं आपको PDF देती हूँ ना, ये नहीं आएगा उस PDF के अंदर, तो आप प्रिंट जब करवाओ तो ये पेन से लिख लेना, वहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया है, आप पेन से ये लिख लेना, यहाँ से नोट्स आसान हो जाएंगे। और जितने भी नए एस्पिरेंट्स मेरे साथ मिले हैं वो UPSC विद पायल गुप्ता, इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है,
और फेसबुक पे मुझसे जुड़ना चाहते हो तो GS विद पायल गुप्ता, फेसबुक पे मुझसे जुड़ना चाहते हो तो GS विद पायल गुप्ता, इस पेज को लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।